हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेकेंड लेसन को पढ़ेंगे। तो सेकेंड लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। हम लोग ध्वनि का अध्ययन पढ़ेंगे, ध्वनि का अर्थ पढ़ेंगे और देखिए ध्वनि के आवश्यक तत्व पढ़ेंगे और ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद देखो स्वरों की प्रमुख विशेषताएं और उसके बाद व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सब चीज़ें आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को यानी कि फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ध्वनि का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ साउंड। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें है देखिए, हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। कैसी है? तो ध्वन्यात्मक भाषा है जहाँ पर शब्द उसी प्रकार से लिखे जाते हैं जैसे उनके अक्षरों की ध्वनि होती है, और जहाँ एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर प्रयुक्त होता है। यदि शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित किया जाए तो अक्षरों की ध्वनियों को सीखने के साथ या बाद में विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध शब्द लिखना ही नहीं जाएगा, यानी कि लिखा ही नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है। प्लस इसमें क्या होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। प्लस क्या होता है, प्लस इसमें एक शब्द को एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। फिर चलते हैं, ध्वनि का अर्थ देख लेते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ साउंड देख लेते हैं। ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ साउंड में क्या है? इसमें है मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा ही होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हमें किसी की बात को सुनना है या हमको अपनी बात को कहना है, तो किसके माध्यम से कहेंगे? तो हम विचारों के आदान प्रदान से कहेंगे। क्योंकि जब हम उससे बोलेंगे ही नहीं या उसकी बात सुनेंगे ही नहीं तो हम विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्योंकि देखिए ध्वनि क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि भाषा का मूलाधार है। हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है वही ध्वनि या आवाज़ कहलाती है। और ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। देखिए अक्षर को क्या कहा जाता है? अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। और ध्वनियों की पहचान हम कुछ चिन्हों द्वारा करते हैं, और उनको देखिए उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अक्षर कहा जाता है। जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, का हो गया, खा हो गया। इस तरीके से ये सब क्या कहलाते हैं? ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो ध्वनि के आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं। तो आवश्यक तत्व में क्या है? ध्वनि के आवश्यकता मूल तत्व निम्नलिखित है। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो स्पष्टता सबसे पहले जो इसके आवश्यक तत्व हैं, तो आवश्यक तत्व में सबसे पहले क्या है? स्पष्टता है। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा।
यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हम आपसे कोई बात बोल रहे हैं या हम आपको देखिए ये क्लास दे रहे हैं और अगर हमारे में स्पष्टता ही ना हो तो आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और देखिए क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे और आप क्या चीज़ है कि उसका जब हम उचित अर्थ ही नहीं बता पाएंगे तो आप लोग कैसे सीखेंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि स्पष्टता होगी तभी यानी सुनने वाला उचित अर्थ ग्रहण कर सकता है। क्योंकि अगर आप स्पष्ट नहीं समझा पाए, स्पष्ट नहीं बता पाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो चीज़ें अपोजिट समझ में आती हैं कि कहें हम कुछ और रहे हैं, बता हम कुछ और रहे हैं और समझ में कुछ और आएगा। इसलिए स्पष्टता बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देख लेते हैं शुद्धता। तो किसी भी यानी कि किसी भी चीज़ में शुद्धता का होना तो आवश्यक होता ही है और ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। क्या चीज़? तो शुद्धता ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। वही चीज़ आ गई कि शुद्धता भी बहुत ज़रूरी है। अगर शुद्धता है तभी उसका अर्थ आप लोगों की समझ में या हम लोगों किसी के भी तभी समझ में आएगा जब उसमें शुद्धता होगी। उसके बाद देख लेते हैं सार्थकता। तो ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक होनी चाहिए, बार बार शब्दों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सार्थकता यानी कि बार बार ध्वनियों या बार बार हम एक ही ध्वनि को दोहराते रहेंगे। जैसे हम कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ बार बार बता रहे हैं, वही चीज़ बार बार बता रहे हैं, उसी वर्ड का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग बोर हो जाओगे, आप लोगों को पढ़ते हुए अच्छा ही नहीं लगेगा। और क्या होगा, कोई भी आवृत्ति है यानी कि कोई भी शब्द है उसकी आप आवृत्ति करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगे, प्लस आप क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप यही होगा कि मुझे नहीं सीखना है क्योंकि चीज़ें समझ ही में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्थकता। अब उसके बाद देखिए तरंगता। इसमें देख लेते हैं ध्वनि में आवश्यक आरोह अवरोह होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो तरंगता यानी कि देखिए एक ही लय में, जैसे कोई कविता है, मान लीजिए मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो अगर हम एक्सप्रेशन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि मछली जल की रानी है और अब जीवन आया तो जीवन उसका पानी है, तो उसको दूसरी लय में हमने बताया और हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। अब जब डर गई तो एक ऐसे एक्सप्रेशन हो कि जैसे डरने वाला भाव हो और अगर बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो अब जैसे अब वो क्या है कि बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, तो अब एक्सप्रेशन कैसा हो गया, तो दुख वाला हो गया। तो इस तरीके से अगर बच्चों को बताया जाए तो उनकी बहुत अच्छे से समझ में आता है। और तरंगता देखिए ध्वनि में आवश्यक आरोह अवरोह होना चाहिए। आरोह अवरोह कहीं पे देखिए तेज़ बोलने वाली चीज़ है तो आप तेज़ बोलें, उसके बाद अगर कहीं पे धीमी बोलने वाली तो धीमी बात में उसको समझाएं। अगर एक ही लय में आप रट्टा मार के पढ़ने लगे और बस ये है कि हमको बस पढ़ देना, इसको पढ़ देना, तो ऐसे तो पुस्तक में भी लिखा होता है, बुक में लिखा ही होता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, लेकिन चीज़ों को समझा कर जब पढ़ी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको तरंगता कहते हैं। और ध्वनि में आवश्यक आरोह अवरोह होना चाहिए। एक समान वाचन से जो सुनने वाले होते हैं, श्रोता होते हैं, वो ऊब जाते हैं यानी वो परेशान हो जाते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि वो तो एक ही लय में सब बताए जा रहे हैं। अब ऐसे ही तो श्रोता कहेंगे कि वो तो एक ही लय में बता देते हैं, उनको तो चाहे वो सुख की बात हो या दुख की बात हो या हर्ष या उल्लास या जो भी बात हो वो एक ही तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद चलते हैं ध्वनियों का वर्गीकरण। तो इसमें देख लेते हैं ध्वनियों के वर्गीकरण में ध्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर तथा व्यंजन है। क्या है, आप लोग देखिए स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके
फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आप सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए और भी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए, स्वर प्रसिद्ध भाषा शक्तियों में स्वीटपाल, पानी जोन्स आदि ने यानी आदि विद्वानों ने स्वर की इस परिभाषा को स्वीकार किया है। देखिए कौन सी भाषा को स्वीकार किया है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ध्वनियों का सबसे अधिक प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर तथा व्यंजन है, ठीक है ना। अब स्वर के बारे में देखेंगे। जो प्रसिद्ध तथा शास्त्रियों में स्वीटपाल, पानी जोन्स आदि विद्वानों ने स्वर की इस परिभाषा को स्वीकार किया है। किस परिभाषा को स्वीकार किया ये देख लेते हैं। तो इसमें है स्वर वह घोष ध्वनि, कभी कभी आघोष है, जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं पड़ती। मुख विवर में हवा गूंजती हुई बिना अवरोध के निकलती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी देखिए स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब देख लेते हैं स्वरों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। कैसे किया जाता है स्वरों का उच्चारण, तो स्वतंत्र किया जाता है। सभी स्वर आरक्षित होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी जो आपके स्वर हैं वो कैसे होते हैं, तो वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्वरों का संतुलित उच्चारण किया जा सकता है। स्वर अक्षरित होते हैं और अल्प प्राण होते हैं और घोष वर्ण होते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्वरों यानी हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कौन कौन सी है, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ और आओ। आपके ये क्या हो गए, ये स्वर हो गए। उसके बाद हम लोग व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। श्री भोलानाथ तिवारी के अनुसार, किसके अनुसार, तो श्री भोलानाथ तिवारी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती। इसे या तो पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर या दोनों पास से निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग से पूर्ण या अपूर्ण अवरोह उत्पन्न होता है। हिंदी में 47 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कितनी है, तो 47 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। देखिए का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद देखते हैं, देखिए या, रा, ला, वा। ये कौन से अक्षर हैं, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। फिर उसके बाद शा यानी सा, शा, पिछड़ी शा और हा आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी 4 होती है। और अंग क्या है, तो अनुस्वार है, और अंगः क्या है, विसर्ग है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अंग क्या है, तो अनुस्वार है और अंगः आपका विसर्ग है। और अड़ा और ढा, फिर का, खा, गा, ये देखिए आप में बिंदी लगी हुई, जा, फा और छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा।
उसके बाद देखिए आपके देखिए मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आपके संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए श्रा, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्षत्रिय हो गया, त्रा हो गया और ज्ञा हो गया और श्रा हो गया। फिर उसके बाद अनुनासिक ये आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे थे, किस बात की चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे वायु मार्ग से पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उत्पन्न होता है। हिंदी में 47 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनियों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, तो 47 हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, अब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों ध्वनियों के निम्न भेद किए जा सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में हवा मात्र उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन इसमें देख लेते हैं, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। यानी कि देखिए जो आपके देखिए पहली लाइन के जो 4 अक्षर यानी का, खा, गा, घा हो जाता है। फिर देखिए टा, ठा, डा, ढा हो जाता है। मतलब जो 5 अक्षर हैं तो उसमें से जो 4 अक्षर स्टार्टिंग के होते हैं, जो लास्ट का अक्षर होता है उसको हटा दिया जाता है। तो इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन में का, खा, गा, घा हो गया। फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा हो गया, ता, था, दा, धा हो गया और पा, फा, बा, भा हो गया। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्श संघर्षी में इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को कुछ रगड़ कर चलती है। कैसे जो स्पर्श संघर्षी है तो उसमें कुछ रगड़ कर चलती है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें चा, छा, जा, झा कौन कौन से अक्षर हो जाते हैं आपके, तो स्पर्श संघर्षी में चा, छा, जा और झा हो जाता है। और संघर्षी व्यंजन में इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को इतनी अधिक रगड़ कर निकलती है कि चीत्कार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो इसमें आपके संघर्षी व्यंजन में फा, बा, सा, जा, शा, खा, गा तथा घा आदि आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इसमें देखिए ड़ा हो गया, ज्ञा हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया और मा। जो वर्ण नाक से निकलते हैं अनुनासिक, देखिए वो आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके ड़ा, या, अड़ा और ना और मा हो जाते हैं। अब देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो पार्श्विक व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद होने से हवा दोनों ओर से निकल जाती है। जैसे ला पार्श्विक व्यंजन है, ला कैसा है, तो पार्श्विक व्यंजन है। और ये देखिए पार्श्विक व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद होने से ला देखिए तो हवा दोनों ओर से मुख से निकल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन को देख लेते हैं। लुंठित व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक को बेलन की तरह लपेटकर या लुंठन द्वारा तालु का स्पर्श कराकर यह ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अर्ध व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन की ड़ा और ढा उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो देखिए ये डा बना के उसमें नीचे बिंदी और ढा बना के नीचे बिंदी, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके अर्ध व्यंजन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, यानी कि कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको
PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, थैंक यू।